नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 16 है। इसका मतलब हमने अभी तक 15 मॉक टेस्ट पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये 15 मॉक टेस्ट आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे मॉक टेस्ट एक जगह दिए गए हैं। आप वहां से सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप सारे मॉक टेस्ट को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया है, बट उसके साथ साथ हमने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है, क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं या फिर पूरी संभावना है कि ये आपके पेपर में आएंगे। तो उन 15 मॉक टेस्ट को भी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा और आज का मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए, आज के मॉक टेस्ट के में जैसे मैंने आपको बताया कि हम 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कि यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको और दूंगी फाउंडेशन बैच की। इस फाउंडेशन बैच में एंटायर कोर्स आरओ का कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स और आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ना करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, क्योंकि जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान? पहला आपको दिया गया है मेहरगढ़, दूसरा आपको दिया गया बुर्जहोम, तीसरा आपको दिया गया है कोल्डिहवा और आखिरी आपको दिया गया है महगरा। तो यहां पर किसी ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है मेहरगढ़ को। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, इसको एकदम याद रखिएगा, मेहरगढ़। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया मेहरगढ़ कहां है, बलूचिस्तान में है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहते हैं, ठीक है। मेहरगढ़ में आपको गेहूं के भी एविडेंसेस मिले हैं और जौ की किस्मों के भी एविडेंसेस मिले हैं, मतलब वहां पे पाए गए हैं। तो इसका मतलब उस समय वहां पे लोग जौ और गेहूं खाते थे। तो देखिए लिखा है मेहरगढ़ से ही गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती की जाने के संकेत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए जब हम बुर्जहोम की बात करते हैं तो बुर्जहोम कहां पर है, ये श्रीनगर में है, ठीक है। जब हम कोल्डिहवा की बात करते हैं तो ये बेलन नदी पर के पास है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। याद रखिएगा, लोकेशन पूछता है पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। फिर जब हम महगरा की बात करते हैं तो ये गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र में विंध्यन रेंज में इसके हैं, ठीक है। गंगा नदी के दक्षिण में विंध्यन क्षेत्र के निकट स्थित है ये नवपाषाणकालीन स्थल। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब हम इसी चीज को मैप के थ्रू समझते हैं। आज तक हम ज्योग्राफी में मैप का यूज करते थे, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी हिस्ट्री में भी आपको मैप दिखाऊं। क्यों? ताकि आप जब मैप देखे रहोगे ना तो आपको पेपर में चीजें भूलेगी नहीं। क्लास जो भी चीजें आपको क्लास में बताई जाती है टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराते समय, एक एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक जगह ड्रॉ करते चलिए, नोट करते हुए चलिए, बिना समय व्यर्थ किए, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो बुर्जहोम है वो आपका कहां है, श्रीनगर में है। तो इंडिया के मैप में ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मेहरगढ़ की जब हम बात करते हैं, मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान रीजन में है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद कोल्डिहवा जो है, ये देखिए आपसे अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, प्रयागराज के पास, इधर देखिए। फिर चिरहन जो है वो बिहार रीजन में है, ठीक है। इधर देखिए हल्लूर, ये आपका कहां पर है, कर्नाटका रीजन में है। और ये आपका है पय्यमपल्ली, ये किधर है, तमिलनाडु में। तो सारे चीजों को एक जगह नोट कर लीजिए, देख लीजिए, यहां पे चीजें लिखी भी है।
अगर आपको देखना होगा तो इधर देखिए मेहरगढ़ आपका कहां पर है, ये आपका एक ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है और साथ ही आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन में है। बुर्ज होम मैंने आपको बता दिया, ये आपका श्रीनगर में कश्मीर रीजन में है ऊपर की तरफ। चिरन की जब हम बात करते हैं ये बिहार में है इधर के साइड, ठीक है। पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है, दिख रहा है आपको इधर, और हल्लूर कहां पर है, कर्नाटका में है, ठीक है। कोलडीवा जो है वो गंगा नदी के पास इधर की तरफ, मैंने प्रयागराज रीजन आपको बताया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, यहां से मैप क्लियर हो गया। अब बताओ नियोलिथिक साइट कभी भूलोगे? बोलो नहीं भूलोगे। चलो हम अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलिए क्लास। दूसरा प्रश्न देखिए, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर पेपर में कभी भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा ना तो इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात निर्णय लीजिए कि यह सभी कथन किस वंश से संबंधित हैं। आफ्टर केयरफुली स्टडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिसाइड which line all these statement belongs to, ठीक है। यहां पे इसको आप कर लीजिए which dynasty। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में जब ट्रांसलेशन होता है ना तो मुझे लगता है गलत ट्रांसलेट हो जाता है। मेनली इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको इन 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि ये किस डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने चीजें आपको कन्वे कर दी। पहला देखिए, इस वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई विष्णुवर्धन, ठीक है, पहला हिंट। दूसरा, इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक काफूर ने हराया था। आखिरी, इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो अगर थोड़ा सा भी बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ा है तो द्वार समुद्र वाला देख के आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैं एक बार इंग्लिश वालों को भी बता दूं, नहीं तो सब मतलब तुम लोग दुखी हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो थोड़ा सा मैम से। अब यहाँ देखना, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन है, याद रखना विष्णुवर्धन। अभी मैं जिस डायनेस्टी का नाम लूंगी उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन, याद रखोगे, ठीक है। उसका लास्ट रूलर कौन है? वीर बल्लाल तृतीय, ठीक है। वीर बल्लाल थर्ड जो है उसका लास्ट रूलर है, जिसको किसने डिफीट किया था? मलिक काफूर ने डिफीट किया था। और कैपिटल क्या है? द्वार समुद्र है। तो ये 3 फैक्ट्स किससे रिलेटेड है? आपका होयसल वंश से। जो सी है वो आपका सही उत्तर है। समझ में आ गया? चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब होयसल डायनेस्टी से आप ये 3 फैक्ट्स याद रखोगे। कभी भी पेपर में अगर कुछ भी पूछ ले, कैपिटल पूछ ले बता दोगे, फर्स्ट रूलर पूछ ले बता दोगे, लास्ट रूलर पूछ ले बता दोगे, किसने लास्ट रूलर को हराया था ये भी बता देना, ठीक है, मलिक काफूर ने। चलो इतनी चीजें क्लियर हो गई, हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, वहीं पर आपको दिया गया था देवगिरी के यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने, ठीक है। और आपको पता है यहां की राजधानी भी क्या हो जाएगी? देवगिरी हो जाएगी। होयसल वंश का अंतिम जो शासक था वीर बल्लाल, मैंने अभी आपको बताया, उसको मलिक काफूर ने हराया था। और यहाँ की राजधानी आपकी क्या थी? द्वार समुद्र। ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है तो फिर बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखो कंदम्ब वंश दिया हुआ था प्रश्न में ही, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंदम्ब वंश की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने। याद रखना क्लास, एक बार दिमाग में बैठा लो, फिर मैं आने वाले टेस्ट सीरीज में इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछ लूंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो याद रखना, जब भी हम कंदम्ब वंश की बात करेंगे तो हम मयूर शर्मन की बात करेंगे, इसकी स्थापना की थी। गंग वंश, याद रखना गंग वंश ब्रजहस्त पंचम, ठीक है, ब्रजहस्त पंचम। फिर काकतीय वंश, याद रखना बीटा प्रथम। याद रखोगे, इतनी 3 चीजें याद रखोगे यहां पर, ठीक है, याद कर लो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक काम करो, देखो बिल्कुल भी समय मत बर्बाद किया करो। ऐसे प्रश्नों को जब भी करना है तो तुरंत वीडियो पॉज करो, खुद से पढ़ लो, या फिर जब मैं पढ़ रही हूं उससे आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है तो मेरे साथ पढ़ लो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है? मुगल सम्राट जहांगीर ने फ्रांसिस्को अल्मीडा को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। द मुगल एम्परर जहांगीर गेव फ्रांसिस्को अल्मीडा द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, तेमुचिन चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम था, ठीक है। तेमुचिन वॉज द एक्चुअल और अर्ली नेम ऑफ चंगेज खान। थर्ड है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा उस्मान हारूनी।
अब यहां पर देखिए क्लास, आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, करेक्ट पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, मुगल एम्परर जो जहांगीर था, उसने फ्रांसिस्को एल्मीडिया को नहीं इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, उसने किसको दिया था, विलियम हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तेमुचिन जो था वो चंगेज खान का ही वास्तविक नाम था। ठीक है, और यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो ख्वाजा उस्मान हरुनी के शिष्य थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी 2 और 3। अब देखिए क्लास, यहां पे हमने 3 स्टेटमेंट में इस प्रश्न को बनाया, लेकिन हो सकता है पेपर में आपका इजी वे में ये प्रश्न बने और हर एक स्टेटमेंट से आपका प्रश्न बन जाए। जैसे आपसे पूछ ले तेमुचिन किसका वास्तविक नाम था, पेपर में प्रश्न बन गया, 4 ऑप्शन आपको दे दी, तो अब आप याद रखोगे चंगेज खान। और वैसे ही आपको दे दे यहीं पे एक प्रश्न बन जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो किसके शिष्य थे। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे तो आप याद रखेंगे वो किसके शिष्य थे, हारूनी के शिष्य थे। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। और जहांगीर ने किसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, तो ये आपका इन्होंने दिया था विलियम हॉकिन को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ठीक है, इन मुगल पीरियड द शेर मंडल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपको दिया गया जहांगीर का मकबरा, दूसरा आपको दिया गया हुमायूं का पुस्तकालय, तीसरा आपको दिया गया है दिल्ली का पुराना किला, और आखिरी आपको दिया गया भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, तो हम किसकी बात करें, शेर मंडल की। तो याद रखिएगा शेर मंडल क्या है, शेर मंडल हुमायूं का पुस्तकालय था, हुमायूं की लाइब्रेरी थी। और मुझे ऐसे ही मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं अक्सर क्या करती हूं, जब भी आपको कोई एक आंसर बताती हूं ना, तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न भी बता देती हूं, और उस प्रश्न का आंसर मेरे पहले वाले स्टेटमेंट में ही छुपा रहता है। अब जिसको भी आता होगा वो ये चीज को समझ गया होगा। अब बताइए हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी मुझे बताइएगा पढ़ के। अब 5वां प्रश्न देखिए, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ व उनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, युग्मों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द मोनेस्ट्रीज एंड देयर स्टेटस एस्टैब्लिश्ड बाय द शंकराचार्य कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला आपको क्या दिया गया है, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, फिर आपको दिया गया है गोवर्धन पीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तीसरा आपको दिया गया शारदा पीठ द्वारिका गुजरात में है, और इसमें से क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच्ड। प्लीज क्लास, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, नॉट या करेक्टली दोनों पे ध्यान दिया करिए। बच्चे बड़ा इसमें दिक्कत हो जाती है उनको, एक एक 2 नंबर से ना, जब बच्चे नॉट नहीं देखते हैं और पेपर में उनका नहीं सिलेक्शन हो पाता तो बड़ा दुख होता है जब बच्चे आके बताते हैं तो लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान में दीजिएगा। तो यहां पे जब भी हम बात करते हैं ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ है तो वो उत्तराखंड में ही है, एकदम सही है। ठीक है, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात, ये भी एकदम सही है। ठीक है, फिर गोवर्धन पीठ ये आपका वाराणसी में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में है। तो यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यहां पे देखिए बी सही उत्तर है। अब हम देख लेते हैं शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। तो सबसे पहले ज्योतिष पीठ मठ, ठीक है, जो कि बद्रीनाथ में है उत्तराखंड में, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर गोवर्धन पीठ, ठीक है, जो कि पुरी में है उड़ीसा में, अभी मैंने आपको बताया। फिर शारदा पीठ आपका कहां है, द्वारका में है जो कि गुजरात में है। फिर श्रृंगेरी पीठ आपका मैसूर कर्नाटका, और कांचीपुरम पीठ तमिलनाडु। तो ये याद रखिएगा आप, शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 मठ थे उनके नाम। इतनी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ये भी चीज आप याद रखिएगा। किसका प्रतिपादन किया था, अद्वैतवाद का। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, शंकराचार्य की मृत्यु कहां हुई थी, बद्रीनाथ में हुई थी। अभी आपने अगर करंट पढ़ा होगा तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य की मूर्ति की भी स्थापना की थी बद्रीनाथ में ना। तो प्रश्न बनता है कि बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने क्या एक पीठ की स्थापना की थी, तो याद रखेगा नहीं, 4 पीठों के नाम हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। शंकराचार्य की मृत्यु बद्रीनाथ में हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। इनकी मृत्यु 1820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, हमने करंट से भी इस टॉपिक को रिलेट कर लिया, अब तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं।
छठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। पहला आपको दिया गया है गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, फिर उसके बाद इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर अभ्युदय, केशव चंद्र सेन, और फिर आपको दिया गया अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। तो अब क्लास में इसको इंग्लिश में फिर नहीं पढ़ रही हूं, सेम ही चीज दी गई है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, ये एकदम सही है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही लिखा है, एकदम सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा है, एकदम सही है। अभ्युदय जो है वो केशव चंद्र सेन ने नहीं लिखा है, इसको मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। तो यहां पे पूछा गया था नॉट मैच्ड ना, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्लास एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ज्यादातर उम्मीद होती है कि इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाए, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अब चलिए हम कुछ और पुस्तकों के नाम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगी कि लिखने बैठो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कहीं भी नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, जब हम अभ्युदय की बात करते हैं, लीडर की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो उसकी रचना किसने की है, मदन मोहन मालवीय ने। इंडियन मिरर, ठीक है, बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना। वंदे मातरम, लाइफ डिवाइडेड, सावित्री, सब अरविंदो घोष, ठीक है। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पे लिख भी देती हूं, मैच द कॉलम के फॉर्म में आपका अक्सर पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां पे संवाद कौमुदी, ठीक है, ये किसका है, राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय से आप याद रखेंगे आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, दोनों याद रखिएगा। मिरातुल अखबार बताइए किसका है, मिरातुल अखबार, ठीक है। फिर अब यहां पे देखिए सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र सेन। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। और वैलेंटाइन शिरोल ने ही किसको बोला था फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, बाल गंगाधर तिलक को, ये भी प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद इंडिया फॉर इंडियंस, ये चितरंजन दास। पॉवर्टी एंड अनबिटरेस्ट रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी, हु इज रिगार्डेड एज ग्रैंड ओल्ड मैन। फिर अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। फिर द रिवॉल्यूशनरी, सचिन नाथ सान्याल। फिर उसके बाद फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो और रट डालना। मैं कह रही हूं रट डालना मतलब रट डालना, पेपर में प्रश्न बनते हैं और जब बच्चे ऐसे प्रश्नों को गलत करते हैं तब वो एक मेरिट से निकल जाते हैं। ये प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए, तो इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, निम्न का सही क्रम बनाइए। मेक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और आपको इवेंट्स को लगाना है। सबसे पहले मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन दिया गया है, फिर जलियांवाला बाग कांड दिया गया है, हत्याकांड, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन दिया गया है, फिर बारदोली सत्याग्रह दिया गया। अब हम इसको देखते हैं। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आपका 1917 हो गया, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड अगर आपको याद होगा तो 13 अप्रैल 1919, तो यहाँ पे 19 हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1932 के लास्ट में, ठीक है, 1932 के लास्ट में। और बारदोली सत्याग्रह आपका कब हो जाएगा, 1928 में। तो चलिए हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, तो पहला हो गया। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथा होगा बारदोली सत्याग्रह और आखिरी में आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो गया, डी हो गया। हम देख लेते हैं, डी सही उत्तर है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी लिखी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से। अब हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी वो 1917 हो गया आपका, जलियांवाला बाग 1990, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, 17 नवंबर 1932 और बारदोली सत्याग्रह जो है 1928। अक्सर पेपर में पूछता है कि बारदोली सत्याग्रह को लीड किसने किया था, तो आप याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह के समय ही बारदोली के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सा टाइटल दिया था, सरदार की उपाधि दी थी, सरदार वाला टाइटल दिया था। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं
एक्चुअली लैंड रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसके लिए कुछ समय बाद 30 ईयर्स कुछ ऐसे ही कुछ एक अप्रोक्सीमेटली एक समय बाद लैंड असेसमेंट कराया जाता था कि कितना टैक्स कलेक्शन रखना चाहिए, ठीक है। और उस समय बरदौली में जो था वहां पे सूखा पड़ रख गया था, लेकिन उस सूखा पड़ने के बाद भी जो असेसमेंट हुआ उसमें यह पाया गया कि लैंड रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन होगा उसमें थोड़ा हाइक होगा, ठीक है। इसी के चलते वहां के लोगों ने सत्याग्रह किया था जिसको कि वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था और वहां के लोगों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सूखा होने के बाद भी जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था, जो टैक्स उन लोगों से कलेक्ट किया जा रहा था, उसको बढ़ाने की बात कही जा रही थी। ये मैंने छोटा सा आपको बस डिस्क्रिप्शन दे दिया है, अगर स्टोरी बताने चलूंगी तो बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि किस चीज से रिलेटेड था, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर क्लास एक चीज और देखिए, यहां पे देखिए हमने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की है, आरटीसी की बात की है, गोलमेज सम्मेलन की बात की है। जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो आपका 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931 तक चला। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1931, ठीक है, सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, और आखिरी जो है वो आपका 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला, ठीक है। यहां पे एग्जैक्ट डेट नहीं याद करना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एम था वो था नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करना, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी उसको डिस्कस करना, इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया गया। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, थोड़ा सा बोलने में मैंने गलती कर दी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। आप समझ पा रहे होंगे, आपको पता होगा दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च के बारे में, तो ये सब चीजें, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा लीडर था जिसने कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे आपके BR अम्बेडकर। ये भी चीज आप याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट किया था, लेकिन दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट भी साइन होता है जिसको कि हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, ठीक है। वो चीज सब एक तरीके से लिंक बनाते हुए चलिए। तो जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए, वहां पे गए, तो यहां पर एक ऑफर दिया गया कम्युनल अवार्ड के बारे में, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की बात की गई, तो कम्युनल अवार्ड में क्या बोला गया था कि जो अब दलित हैं उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करेंगे, जिसके कि अगेंस्ट महात्मा गांधी थे, ठीक है। और आपको पता है जब गांधी वापस आते हैं तो गांधी आमरण अनशन करते हैं यरवदा जेल से, ठीक है। और फिर बाद में गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में, गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं, 1932 में साइन होता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी BR अम्बेडकर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहां पर दिक्कत की बात क्या हो रही थी, जो भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दे रही थी। इसी वजह से इसका एक कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन नहीं निकला, तब भी एक रिपोर्ट निकली जिसको कि कहा गया व्हाइट रिपोर्ट, ठीक है। तो थोड़ी सी यहां पे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, ज्यादा डिटेल में बहुत जाए बिना। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, ठीक है। Who among the following declared the communal award, जिसकी बात अभी हमने की है कि कम्युनल अवार्ड की बात सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की गई। तो विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड कैनन, ठीक है, स्टैनली बाल्डविन, फिर या फिर रामसे मैकडोनाल्ड। तो मैं आपको बता दूं कम्युनल अवार्ड की बात किसने की थी, किसने डिक्लेयर किया था, रामजे मैकडोनाल्ड ने। तो यहाँ पे डी जो है वो आपका सही है। तो यहां पर देखिए क्लास क्या लिखा हुआ है, हम व्याख्या देख ले एक बार। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। यह अंग्रेज की बांटो और राज करो नीति का एक भाग था, हम कह सकते हैं, जिसमें कि क्या बोला गया था, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक लोग को विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। जो मैंने आपको बताया कि जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई। पेपर में प्रश्न पूछता है कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कब की गई थी, तो आप याद रखेंगे मॉले मिंटो रिफॉर्म
1909 में, याद रखेंगे ना, मुस्लिम्स के लिए। अब सेम वही बात कम्युनल अवार्ड में किसके लिए की जा रही थी? अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए की जा रही थी। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो गई है तो उसको आप लोग माइंड मत करिएगा। चलिए यहां पर देखिए, उस समय जब वहां से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आए महात्मा गांधी तो वो यरवदा जेल में थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और यरवदा जेल में ही महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। उन्होंने कहा जब तक कि कम्युनल अवार्ड का जो प्रपोजल है वो वापस नहीं ले लिया जाएगा, विड्रॉ नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। और इसी के चलते गांधी जी की तबियत बहुत खराब हो गई। लोगों ने B.R. अम्बेडकर से कहा आप गांधी जी के साथ मिलिए, जाइए, बात करिए, और फिर देखिए कुछ क्या होता है। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय का नाम याद रखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम याद रखिएगा। श्री राजा गोपालचारी के प्रयासों से गांधी व अम्बेडकर में 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, जिसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया परंतु प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 141 कर दी गई। यहां पे क्या बोला गया है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको तो वापस ले लिया गया, कम्युनल अवार्ड को विड्रॉ कर दिया गया जो प्रपोजल था। लेकिन अब क्या कह दिया गया, जो विधानमंडल थे वहां पे जो सीटें आरक्षित थी दलितों के लिए वो 71 थी, इसको बढ़ा के 141 कर दिया गया। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, होप आपको समझ में आ रहा हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कम शब्दों में आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहां पे जो ऑल लीडर्स के नाम दिए गए हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, श्री राजा गोपालचारी, ये भी नाम आप याद रखिएगा साथ ही साथ। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे पहले आपको दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, दूसरा नीति आयोग, तीसरा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस CSO, और आखिरी दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मैं आपको बता दूं क्लास, जो नेशनल इनकम है वो किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? CSO द्वारा, ठीक है, CSO, C जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं सर्विस सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड्स, पहला है आपका खनन एवं उत्खनन, ठीक है, माइनिंग एंड क्वायरिंग, फिर आपका है गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति, गैस, वाटर एंड पावर सप्लाई, तीसरा है आपका रियल एस्टेट, फिर आखिरी है आपका होटल तथा रेस्टोरेंट। तो यहां पर आपका सर्विस सेक्टर की बात की गई है, तो सर्विस सेक्टर में जानते हैं क्या आएगा? रियल एस्टेट आएगा और होटल आएगा। तो C जो है वो आपका सही है, 3 और 4। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की। अर्थव्यवस्था में जब भी हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें आपके प्राकृतिक क्षेत्र आते हैं। जैसे हम कह दें कृषि, खेती, ठीक है, एग्रीकल्चर, वहां पे ये आपका प्राइमरी सेक्टर है जहां से हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री हम कह दें, वानिकी हम कह दें, खनन हम कह दें, माइनिंग हम कह दें, ठीक है। फिर उसके बाद मत्स्य पालन, ये सब आपका क्या है? हॉर्टिकल्चर, ये सब क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, इसे कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं? आपने सुना भी होगा, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, ये सब आपका किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। चलो दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है? द्वितीय सेक्टर, ठीक है, जिसको कि हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में कौन आते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पाद का लेखांकन किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? इंग्लिश वालों को मैं समझा दूं, हिंदी वाले समझ गए होंगे। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग करा के या फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग या कुछ करा के जो हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं थ्रू इंडस्ट्रीज, उसको हम किस में रखते हैं? उसको हम रखते हैं द्वितीय सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें निर्माण आ गया, गैस आ गया, जल विद्युत आपूर्ति आ गया, विनिर्माण आ गया, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर जो होता है, जो कि तृतीय सेक्टर है, इसमें आपके सर्विस सेक्टर आते हैं, जिसमें कि सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें आपका व्यापार आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, होटल आ गया, ये चिकित्सा आ गया,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट आ गया, लोक प्रशासन आ गया, रियल एस्टेट आ गया, वित्तीय सेवाएं आ गया, अन्य सेवाएं। बस ये याद रखिए टर्शरी सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर होता है, जिसमें कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होगी। कभी कभी जब हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को एक्सप्लेन जब करते हैं ना, तो हमको लगता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, तो हमको ज्यादा ही एम्फेसिस देने लगते हैं, एक ही चीज को बार बार बोलने लगते हैं। लेकिन क्लास में चाहती हूं एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पेपर में करके आए, आपकी गलती के चांसेस कम हो। ठीक है, और अगर कभी भी ना कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करा दिया करूंगी। चलिए अब यहां पर देखिए आप, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दिया गया है। ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको मैं बहुत आसान प्रश्न मानती हूं। यहां पे क्या दिया गया है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है, ठीक है, बुध है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है, शुक्र है, वीनस है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, वो जुपिटर है, जुपिटर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अरे यार इसको इधर मैच करो, एक मिनट, ठीक है, ये ले आओ यहां पर जुपिटर, हिंदी में बृहस्पति। ठीक है, और लाल ग्रह हम किसको कहते हैं, आप सभी को पता है, मंगल को, डी का फर्स्ट। तो अब यहां से हम देखते हैं, ए का हमने क्या मार्क किया है, थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, वीनस, बी का फोर्थ। फिर लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, जुपिटर। फिर हमारा रेड प्लैनेट कौन सा है, मार्स। तो सही उत्तर क्या होगा, सी। ये एक बहुत ही आसान प्रश्न था 40 प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कभी कभी मैम भी ये नहीं पढ़ती हैं, आप लोगों को इतना बताती हैं कि ध्यान दीजिए, और अपना पढ़ते समय नहीं भूल जाते हैं, तो ध्यान दिया करिए। अगर मैं नहीं पढ़ रही हूं तब भी आप लोग ध्यान देंगे। अब यहां पे देखिए, ए देखिए, बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। द बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन्स द इमर्जेंस ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा आपका दिया गया, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम जे.वी. नार्लिकर ने दी थी। द ब्लैक होल इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय जे.वी. नार्लिकर। थर्ड है आपका, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड नक्षत्र। और आखिरी आपका दिया गया, अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा गया था। द स्पेस क्राफ्ट मंगलयान, इसको मंगलयान कर लीजिए, was sent to the planet Mars। तो यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल की जो इंफॉर्मेशन है ना, पहली बार ब्लैक होल की बात किसने किया था, चंद्रशेखर ने किया था, ना कि जे.वी. नार्लिकर ने। तो यहां पे बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। यहां पे आप देख लीजिए, ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। नाम याद रखिएगा, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, चंद्रशेखर लिमिट भी। इतनी चीजें हो गई यहां पर। अब 13 क्वेश्चन को देखिए क्लास, यहां पे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, किम्बर्ले हीरा खनन के लिए फेमस है। फिर उसके बाद डोनवास जो है वो कोयला खनन के लिए है। ठीक है, तो माइनिंग की बात की गई है, डायमंड माइनिंग की बात की गई है, और कोल माइनिंग की बात की गई है। और आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि किम्बर्ले जो है वो डायमंड माइनिंग से ही रिलेटेड है, और डोनबास जो है वो कोल माइनिंग से ही रिलेटेड है। दोनों आपका एकदम सही है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। किम्बर्ले जो है वो साउथ अफ्रीका में है, और डोनबास जो है वो यूक्रेन में है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहां पर लिखा भी है, देखिए, जो किम्बर्ले है ये दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी है। ठीक है, और यूक्रेन जो है वो डोनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला वो पाया जाता है। यहाँ पे यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर डोनबास आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा यूक्रेन में है, और यहाँ पे आपका एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है, कोल माइनिंग के लिए फेमस है। अब यहाँ पे मैंने अफ्रीका का मैप लेके आया, क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूं ना कि आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए अफ्रीका के मैप में, थोड़ा सा। ठीक है, एक बस थोड़ा सा 1%। और पेपर जब तक आएगा, जब तक आरओ का प्रीलिम्स आएगा, आरओ का,
या फिर पीसीएस का या फिर किसी भी एग्जाम का, तब तक हम लोग इसी तरीके से कई मैप को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मेन एग्जाम तक क्या होगा, ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहां पर देखना, यहां पे देखिएगा क्लास ध्यान से, ये आपका अफ्रीका का मैप है। जो चीज मैं आपको दिखा रही हूं बस आप उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिए, इधर इस रीजन में, इस रीजन में आपको क्या दिख रहा है, एटलस माउंटेन दिख रहा है, दिख रहा है एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन याद रखिएगा। तो एटलस माउंटेन की लोकेशन याद रखिए आज बस आप लोग, मैं जो बता रही हूं, जितनी चीजें बता रही हूं बस उतना याद रखिएगा। एटलस माउंटेन यहां याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इधर आप नाम्बिब डेजर्ट याद रखेंगे, इधर कालाहारी डेजर्ट याद रखेंगे। लोकेशन याद रखिए, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इतनी चीजें पता है। अगर आपसे पूछे, बोल दे पेपर में कि जो एटलस माउंटेन है वो साउथ रीजन में है, तो याद रखिएगा एटलस इधर है, कालाहारी इधर है, नाम्बिब डेजर्ट इधर है। इतना याद है, ठीक है, वेरी गुड। अब इधर आप याद रखेंगे ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकनबर्ग्स यहां पे याद रखिएगा क्लास। जो जो चीजें बोल रहे हैं, अगर आपके पास मैप है तो सबसे अच्छा तरीका जल्दी से मैप खोल के देख लो। अभी मैं इसको जूम भी कर देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, देखिएगा। थोड़ा आप लोगों का समय लूंगी मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीजें खूब अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, ये रीजन देखिए, ठीक है। हम साउथ वाला पोर्शन देख रहे हैं। इधर नाम्बिब डेजर्ट हो गया, इधर कालाहारी हो गया, ठीक है, इधर डेकन्सबर्ग रेंज हो गई, ठीक है। अब एक काम और करिए, मेरी बात मानिएगा, लिम्पोपो रिवर याद रखिए। क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगी। आप लिम्पोपो रिवर भी यहाँ पे याद रखेंगे। इतनी चीजें याद रखा आपने, ठीक है। कालाहारी, ठीक है, नाम्बिब, इधर डेकनबर्ग्स रेंज, इधर लिम्पोपो रिवर की बात की, इधर मैंने एटलस माउंटेन की बात की, इधर आपका बीच में कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है। लोकेशन याद करिए, फैक्ट्स बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब एक प्लेटू याद करिए, यहाँ पे कटांगा प्लेटू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कटांगा प्लेटू, ठीक है। कटांग प्लेटू, कटांगा प्लेटू याद रखिए। इधर आपका बाई प्लेटू है, बाई प्लेटू, और ये है आपका ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली। अब देखिए, मैं फिर से आपको बोल रही हूं, आंख बंद कर लो, जहां पर भी बैठे हो ना आंख बंद कर लो। अब साउथ, नॉर्थ साउथ तो पता ही है तुम लोग को, उत्तर दक्षिण तो पता ही है, तो आंख बंद करके एकदम ऊपर से चलो। सबसे पहले मैंने एटलस बताया, ठीक है, फिर एकदम नीचे आए हम लोग, यहाँ पे हमने नाम्बिब डेजर्ट की बात की, कालाहारी डेजर्ट की बात की, और इधर डेकन्सबर्ग रेंज की बात की, और इधर ही हमने लिम्पोपो रिवर की भी बात की, ठीक है। उसके थोड़े ऊपर हम गए, हमने बाई प्लेटू की बात की और हमने कटांगा प्लेटू की बात की, और कटांगा प्लेटू से जस्ट बगल में हमने क्या, ग्रेट रिफ्ट वैली की बात की। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब बस यहीं पे मैं एंड करूंगी, बस इतना याद रखो, लोकेशन याद रखो, इसका यूज आपको आने वाले टेस्ट में मिलेगा, मैं बता रही हूं। चलिए अगला अब हम देखते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, थोड़ा थोड़ा, हर चीज में थोड़ा थोड़ा चीजें बताऊंगी आपको, और मैं बता रही हूं जब पूरी टेस्ट सीरीज आपकी ना कंप्लीट होगी तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहां पे देखिए 14th क्वेश्चन को देखिए, बांग्लादेश के पड़ोसी राज्यों का सही युग्म है। इस बांग्लादेश द राइट कॉम्बिनेशन, छोड़ दो, ट्रांसलेशन में मत जाओ। यहां पे मेनली आपसे कहा गया है बांग्लादेश, भारत के कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। कौन से स्टेट्स हैं हमको बताना है। पहला आपको दिया गया है पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसका सही उत्तर है आपका मिजोरम, त्रिपुरा। बी जो है वो सही उत्तर है। यहां पे आप लोग देख लीजिए, बी जो है वो सही उत्तर है। अब ये आपका फ्लो चार्ट रहा, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश से 5 स्टेट्स अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से, असम, ठीक है, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। मैं लिख के समय नहीं बर्बाद कर रही हूं, वहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बस बता दे रही हूं, लिखने में भी समय बर्बाद होता है बच्चों का। यहाँ पे चीन हो गया, चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है, पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन। कितने से सीमा साझा होती है, 5 से। कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा। फिर पाकिस्तान, ठीक है, रेड क्लिफ आपको पता ही है। फिर उसके बाद 5 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर नेपाल 5, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार,
4 अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, भूटान 4, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, और अफगानिस्तान 1, लद्दाख। स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और याद रखिएगा, लिखने में समय मत बर्बाद करिए। अब यहां पर देखिए, अगर आपसे कभी पूछे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, तो यहां पे बचपन में एमबीए एक बहुत ही मतलब कॉमन सी ट्रिक है, ज्यादातर बच्चों को पता रहता है। मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूं जिनको ये ट्रिक नहीं पता है, ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा, मुझे पता है ये भी चीज, तो बचपन की बात है इसीलिए बच्चों को पता भी रहता है। तो बचपन में एमबीए, जब हम ब की बात करेंगे तो बांग्लादेश, च की बात करेंगे तो चीन, प की बात करेंगे पाकिस्तान, ना की बात करेंगे नेपाल, एमबीए की बात करेंगे तो म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। याद रहेगा बचपन में एमबीए करके, बचपन में एमबीए बहुत इजी सी ट्रिक है। चलिए अगला देखिए, 15th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हिमनद काराकोरम श्रेणी का भाग है, ठीक है, काराकोरम रेंज का कौन कौन सा हिस्सा है ये आपसे पूछा गया है। पहला आपको दिया गया सियाचिन, फिर हिस्पर, फिर बाल्टोरा और बियाफो। तो यहां पर काराकोरम रेंज के चारों पार्ट हैं, डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहां पे देखिए हिमनद की बात की गई है, ग्लेशियर्स की बात की गई है, तो सियाचिन, सियाचिन काराकोरम, ठीक है, बाल्टोरा काराकोरम, हिस्पर काराकोरम, बियाफो काराकोरम, ठीक है, खारदोजीन काराकोरम, चोगो लुंग लुंगमा काराकोरम, रुडन काराकोरम, गंगोत्री उत्तराखंड कुमायूं रेंज में है, जेमू सिक्किम में है, ठीक है, ठीक है, सासाइनी ये आपका काराकोरम, केदारनाथ उत्तराखंड। तो ये याद रख लीजिएगा, लोकेशन याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। एक एक चीज लिखूंगी, बड़ा समय खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा हम लोग पहले ही मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और फ्लो चार्ट में चीजें पहले ही नोट डाउन करके ले आते हैं ताकि लिखने में समय ज्यादा व्यर्थ ना हो। तो यहां पर देख लीजिए, वो वहां से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लोकेशन को कौन कौन सा है, प्रश्न बनता है ज्योग्राफी का यहां से, इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है। अब एक बार रेंज देख लीजिए, आपको ये दिख रहा है भारत का मैप, भारत का ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले काराकोरम रेंज होता है, यहां पे मैं बता दूं ये कौन सी रेंज है, ड्रॉ ही नहीं हो रहा है, काराकोरम रेंज, ठीक है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो पेपर में अक्सर पूछ लेता है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ लगाने को सीक्वेंस। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, ये याद रखेंगे आप लोग इतना, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला देखिए 16th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बताना है। पहला आपको दिया गया है, सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज व लुगदी बनाने में होता है। द वुड ऑफ द सुंदरी ट्री इज यूज्ड इन मेकिंग द पेपर एंड द पल्प। दूसरा आपको दिया गया है, सागौन की लकड़ी का उपयोग रेलवे वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है। द टीक वुड इज यूज्ड टू मेक द रेलवे वैगन, शिप एंड द फर्नीचर। एंड व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपसे ये पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो वुड और सुंदरी ट्री होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो पेपर और पल्प बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो बचा कौन सा, टीक के जो वुड्स होते हैं उसको रेलवे वैगन बनाने के लिए, शिप बनाने के लिए, फर्नीचर्स के लिए यूज किया जाता है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। एक बार हम उत्तर देख भी लेते हैं, देखिए बी सही उत्तर है। यहां देखिए जो सुंदरी वृक्ष है ना, ये गंगा डेल्टा में आपके पाया जाता है, ठीक है, और इसकी जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसे नाव, कुर्सियां, मेज, खंबे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड होती है, ना कि हार्ड है इसी वजह से इसका हम पेपर या पल्प बनाने में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कहां पाया जाता है याद रखिएगा, गंगा डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न 17 प्रश्न को हम देखते हैं। क्रोमाइट उत्पादक क्षेत्र जाजपुर, ठीक है, पेंकनाल व कोइंझर किस राज्य का हिस्सा है? क्रोमाइट प्रोड्यूसिंग एरिया जाजपुर, रेनकानल, फिर कोइंझर आर द पार्ट ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर राजस्थान? तो मुझे तो भाई एक ही लोकेशन बहुत अच्छे से याद रहती है, कोइंझर। ये कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में है। ए जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास अक्सर ये होता है 3-4 लोकेशन दी रहती है, उसमें से एक भी लोकेशन अगर आपको पता है तो आप आंसर को अपने निकाल सकते हो। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि अगर आपको पता है कोइंझर आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये क्रोमाइट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं आपके,
चलिए इतना हो गया। अब अगला हम देखते हैं, व्याख्या पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में आप लोग। 18वां प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई थी? व्हेन वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्टेड? तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2001, 25 दिसंबर 2002 या 25 दिसंबर 2005? तो मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई थी। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे, हम जब जब टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हम एक दो स्कीम्स भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। क्यों एक ही दो स्कीम हम डिस्कस कर रहे हैं? ताकि एक एक स्कीम आपके दिमाग में फीड होती रहे, और जब अंत आए, मतलब जब ये सीरीज आपकी कंप्लीट होने वाली हो, तब तक हम लोग ने बहुत ढेर सारी स्कीम्स को, योजनाओं को कवर कर लिया हो। एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रही, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका सही उत्तर है। 19th क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार का गलनांक उच्च होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वायर यूज्ड इन फ्यूज इज हाई। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की प्रकृति शक्ति उच्च होती है। द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द वायर यूज्ड इन फ्यूज इज हाई। अब मैं आपको बता दूं, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना फ्यूज वायर का, वो आपका लो होता है, क्योंकि वो जब जैसे वो जल्दी मेल्ट होगा ना, वो डिस्कनेक्ट कर देगा, तभी तो फ्यूज उड़ जाता है। अगर उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट करोगे तो फ्यूज नहीं उड़ेगा और घर के भले सारे अप्लायंसेस उड़ जाएंगे। समझ में आ रहा होगा? इसी वजह से हम लोग फ्यूज का में यूज जो वायर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है? लो होता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लो होना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? Which of the following is an example of potential energy? बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, the accumulated energy in water collected। देखिए क्लास एक पर्पज है, एनर्जी इन द वाटर कलेक्टेड इन द डैम, पहला, ठीक है। फिर घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, स्टोर्ड, संचित, यहां संचित, यहां संचित, यहां संचित, यहां संचित। अब ये आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। संचित 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 ऊर्जा की बार बार बात की जा रही है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द की ऑफ द क्लॉक। फिर थर्ड है एक्यूमुलेटेड एनर्जी इन द सप्रेस्ड स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। और फोर्थ है ऊंचाई पर रखे गए पत्थर की संचित ऊर्जा, एक्यूमुलेटेड एनर्जी ऑफ द स्टोन एट अ हाइट। तो जब भी हम संचित ऊर्जा की बात करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब भी हम स्टोर्ड एनर्जी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जिसको कि आप क्या कह रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑल ऑफ द अबव सही होगा। देखिए एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरी हुई है, उस गुब्बारे को आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इस गुब्बारे में जो संचित ऊर्जा है, जो कि एक्यूमुलेटेड ऊर्जा है, जो कि स्टोर्ड ऊर्जा है, उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास। जैसे ही आप इस गुब्बारे की हवा निकालेंगे और ये गुब्बारा उड़ने लगेगा, मूव करने लगेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखिएगा। देखिए जैसे एयर निकला, ये बलून ऊपर की तरफ मूव करने लगा, जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड थी, संचित थी, वो अब आपकी निकलने, रिलीज होने लगेगी, बलून उड़ने लगेगा और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी कोई बॉडी मूवमेंट में रहता है, मोशन में रहता है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं हिंदी में? आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको कि हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब भी वो एक जगह रहता है, स्टैटिक उसमें रहता है, तो उसमें आपके स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब 21वां प्रश्न हम देखते हैं, सीमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? सीमेंट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? केवल चूना पत्थर, केवल चाक, ठीक है, बोला है ओनली लाइमस्टोन, दूसरा है चौक ओनली, तीसरा है ग्रेफाइट और चूना पत्थर, ग्रेफाइट एंड लाइमस्टोन, और आखिरी है चूना पत्थर और मिट्टी, लाइमस्टोन एंड क्ले। तो मैं आपको बता दूं, सीमेंट किस में आपके लाइमस्टोन और क्ले दोनों प्रेजेंट होता है, जो डी है वो आपका सही उत्तर है। अब हम देखते हैं 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट? पहला आपको दिया गया बर्फ, फिर आपको दिया गया अल्कोहल, फिर तारपीन का तेल, और आखिरी आपको दिया गया है पानी। तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी होती है? पानी की होती है, डी। आपने अक्सर सुना होगा भाप से हाथ ज्यादा जल जाता है ना, भाप लगती है तो हाथ ज्यादा जल जाता है। अब यहां पे देखिए,
स्पेसिफिक हीट को अगर हम समझ लें थोड़ा सा कि स्पेसिफिक हीट होती क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 सेल्सियस डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस, आप कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है, वो क्वांटिटी ऑफ हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिएगा ये दोनों टर्म। हो सकता है कभी भी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ही आपको दे दे और पूछे स्पेसिफिक हीट की कौन सी डेफिनेशन आपकी करेक्ट है, तो सबसे ज्यादा पानी की होती है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 1। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखिए क्लास, लार का स्राव तांत्रिकी नियंत्रण में होता है। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है पित्त रस का स्राव मतलब सिक्रीशन की बात हो रही है, केवल यांत्रिक उद्दीपन के द्वारा होता है। द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूसेस बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ओनली। और आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स आर करेक्ट, करेक्ट बोला गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो बात की गई है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा की, तो हाँ सलाइवा का जो कंट्रोल होता है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसीलिए जब खाना देखते हो अच्छा तो मुंह में लाल आने लगता है, ठीक है। और कभी कभी आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि एक कुत्ता था तो घंटी बजाई जाती थी तो उस समय उसको खाना दिया जाता था, तो एक बार उसकी हैबिट पड़ गई, जैसे घंटी बजी उसके मुंह में ऑटोमेटिकली लार सलाइवा आता था। वो आपके क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको ये बताता है, अरे वाह भोजन आने वाला, आप इमेजिन कर लेते हो। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। सिक्रीशन ऑफ बाइल जूसेस बाय मैकेनिकल स्टिमुलेशन ओनली, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे केमिकल स्टिमुलेशन होता है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे चीजें लिखी भी है हिंदी में, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो बाइल जूस है ना वो सिक्रीट होता है बिकॉज ऑफ द केमिकल स्टिमुलेशन, ना कि मैकेनिकल स्टिमुलेशन, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो पहला हम देखते हैं, रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इज हायर इन वेन देन इन आर्टरीज। दूसरा है, रक्तदाब मापने में स्फेग्नोमेनोमीटर नापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल स्फेग्नोमेनोमीटर इज यूज्ड इन मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। फिर मनुष्य में समानता प्रकुचन दाब 120 mm और अनुशीथिलन दाब लगभग 80 mm होता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन इज 120 mm एंड डायस्टोल प्रेशर इज अबाउट 80 mm। या फिर ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो मैं बता दूं नॉन करेक्ट की बात किया गया है, तो जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द वेन्स, मतलब उल्टा दिया गया है इसको। तो रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है, ये गलत है। रक्तदाब आपकी शिराओं में अधिक होता है, धमनियों में कम होता है। चीजें क्लियर हुई? तो ए जो है वो आपका इनकरेक्ट है और सब आपका सही है। डायस्टोलिक की जब हम बात करते हैं तो वो 80 mm होना चाहिए, मरकरी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये आपका 120 mm होना चाहिए जब हम सिस्टोलिक की बात करते हैं। वही आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। 25वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीनोम चित्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। द जीनोम डिपिक्शन रिलेट टू द डिपिक्शन ऑफ द ब्रेन। दूसरा आपका दिया गया, लेजर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा में होता है। लेजर बीम्स आर यूज्ड इन द आई थेरेपी। तो मैं आपको बता दूं, जीनोम डिपिक्शन जो होता है दे आर नॉट यूज्ड फॉर द डिपिक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के चित्रण के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। ये जीनोम एडिटिंग ना जीन से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे जीन से रिलेटेड होना चाहिए। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, इसी वजह से पहला आपका सही हो जाएगा। देखिए अभी हम करेक्ट करते ना तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाता, लेकिन इनकरेक्ट की बात की गई है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए,
अनाज भंडार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड इन ग्रेन स्टोरेज? तो पहला आपको हल्दी दिया गया है, फिर नीम की पत्तियां दिया गया है, फिर नील हरित शैवाल दिया गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं यहां पे आपका सही उत्तर क्या होगा, यहां पर आपका सही उत्तर होगा डी, बायोपेस्टिसाइड इन ग्रेन स्टोरेज। टर्मरिक का भी यूज करके, हल्दी का भी यूज करके बायोपेस्टिसाइड की तरह उसको यूज किया जाता है, और नीम के लीव्स का भी। तो देखिए डी आपका सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जांच दिया गया है, टेस्ट दिया गया है, और उससे रिलेटेड बीमारी दिया गया है। तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए होता है, एकदम सही है ये, ठीक है। और मतलब टाइफाइड के लिए, एक मिनट, यहाँ पे हो गया टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। और एलिसा जो टेस्ट होता है वो कैंसर के लिए नहीं होता है, वो एड्स के लिए होता है। यहाँ पे कैंसर नहीं, एड्स होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो गया? ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम 28वें प्रश्न को देखते हैं। यहां पर आपको कथन और कारण दिया गया है, तो कथन पढ़ते हैं हम। पहला कथन क्या दिया गया है? महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। द अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ मेकर ऑफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। दूसरा कारण दिया गया है, उसकी नियुक्ति की वही अर्हता होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की होती है। हिज अपॉइंटमेंट इज द सेम क्वालिफिकेशन एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं आपको बता दूं दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। जब भी हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, हम महान्यायवादी की बात करते हैं, तो यहां पर अटॉर्नी जनरल जो होता है वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, लॉ ऑफिसर होता है, और उसका अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ए का रीजन नहीं है ना, ये चीज है। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द रीजन, ठीक है। आर इज नॉट द रीजन, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। तो बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की बात कहां पे की गई है? तो याद रखिएगा किसमें? आर्टिकल 76 में। याद रखिएगा क्लास, आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल से। अब 29 प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो इसको पढ़ लीजिए पहले आप लोग आराम से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उत्तर बताती हूं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इनकरेक्ट बोला है, नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। याद रखिएगा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रत्येक सदस्यों के पद की अवधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है। द टर्म ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड ईच मेंबर ऑफ द कमीशन इज फॉर 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग द चार्जेस। तीसरा आपको दिया गया है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्त व और कार्यालय का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। द सर्विस टर्म्स एंड टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। फिर आखिरी दिया गया है, यह अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक व कानूनी अधिकारों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करता है। इट एग्जामिन एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैंने बहुत तेजी से इसको पढ़ दिया है, अगर आप खमन करें वीडियो को पॉज करके प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। हल्के में मत जाने देना, इसको पढ़ लेना एक बार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पे इनकी सर्विस टर्म, टेन्योर, चेयरमैन का, ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, एकदम सही है। इनका मेन पर्पस क्या होता है? एग्जामिन करना, मॉनिटर करना, जितने भी मैटर्स हैं आपके शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड, ये भी सही है। यहाँ पे बी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये जो 6 वर्ष दिया है ये नहीं होता है, ठीक है। तो बी जो है वो आपका गलत है, लेकिन इस प्रश्न की डिमांड थी कि नॉट करेक्ट बताना है, तो बी इज द राइट आंसर। अब हम 30वें प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? What was the literacy rate of India according to 2011 census? 64.84, 80.9, 73 या फिर 64.6। तो मैं आपको बता दूं लिटरेसी रेट कितनी थी परसेंटेज में? 73। याद रखना क्लास, प्लीज इसको याद रखना, 73, ठीक है।
अब प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं। इन एस्टिमेट कमिटी टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स कितने होते हैं? 30, 15, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम एस्टिमेट कमिटी की बात करते हैं तो एस्टिमेट कमिटी में खाली लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वो भी 30। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा से एक भी मेंबर नहीं लिए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी। डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, देखिए इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, यहां पर लिखा हुआ है व्याख्या में, होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है इसमें, और इसको 1 वर्ष के लिए गठित किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसको भी क्या करिए क्लास, वीडियो को पॉज करिए, ऐसे प्रश्नों को ना वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए आप। ठीक है, मैं पढ़ रही हूं तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रही हूं ना ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। अभी मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी तो हिंदी वाले गुस्सा हो जाएंगे, हिंदी में नहीं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगी तो इंग्लिश वाले गुस्सा हो जाएंगे, हिंदी में नहीं पढ़ूंगी तो हिंदी वाले गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ दे रही हूँ। लेकिन प्लीज आप लोग का पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले आराम से अपने दिमाग को शांत रख के प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आंसर देंगे। चलिए, प्रश्न में वक्तव्य, कथन तथा कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन दिया गया है, रीजन दिया गया है, तो बताना है क्या सही है। पहला आपको दिया गया, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी गुड। फिर दूसरा आपको दिया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। इन आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज बीन मेड अबाउट द इलेक्शन कमीशन। तो मैं आपको बता दूं, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। ये इलेक्शन कमीशन आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही इसलिए है क्योंकि ये हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है। किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 324 में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर 33rd क्वेश्चन देखिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 19(a) के सी में सहकारी समितियां जोड़ी गई? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 19(1)(c) द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर एडेड? तो 94th, 97th, 87th या 91st? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो आपकी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, 34th क्वेश्चन देखिए, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 1950 से 51 में लगभग कितना प्रतिशत था? एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की बात हुई है, वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इन द फाइनेंशियल ईयर 1950 to 51? किस फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है? 1950 से 51 की बात की गई है। एग्रीकल्चर की बात की गई है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। 20%, 30%, 50% या फिर 70%? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? 50%, 50। चलिए, 35th क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? When was the president rule implemented in UP for the first time? मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको इसका आंसर नहीं आता है तो प्लीज आप आज के बाद इसका आंसर गलत मत बताइएगा। पहला आपका है 25 जनवरी 1967, 26 अक्टूबर 1969, 25 जनवरी 1968 और आखिरी आपका 24 जून 1970। यहाँ पे सही उत्तर आपका है सी, 25 फरवरी 1968। और मैंने आपको बताया है जब भी हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो 2 आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365। ठीक है, दोनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। और एक चीज याद रखिए, जब भी प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम होता है, जब भी जो प्रेसिडेंट है इस इमरजेंसी को लगाता है तो उसके 2 महीने के अंदर 2 मंथ के अंदर ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए बाय सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, और एक बार ये आप लोकसभा और राज्यसभा ने इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया तो ये 6 महीने के लिए लग जाती है, 6 मंथ के लिए। ठीक है, और 6 मंथ के बाद भी अगर इस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना रहता है तो फिर इसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, और फिर ये 6 महीने के लिए लग जाती है। ऐसे 6 महीने करते करते हम 3 साल तक मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, 3 साल तक, खाली मैक्सिमम 3 साल तक। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि पंजाब वाला केस है।
ठीक है, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, जब भी प्रोक्लेम किया जाता है इमरजेंसी, इट मस्ट बी पास विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का समय रहता है लोकसभा राज्यसभा से इसको अप्रूव कराने का, पास कराने का, ठीक है। और जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है, वहां पे कितने मंथ का टाइम रहता है, वहां पे ये 2 महीने ना होकर 1 महीने के अंदर इसे लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाना चाहिए, तब वो 6 महीने के लिए लगता है। और वहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, यहां पर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। ये बहुत डीप में जाके मैंने आपको बता दिया है और बहुत आसानी से बता दिया है। चलिए 36 क्वेश्चन देखिए। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज द्वारा गोस्वामी तुलसीदास सम्मान की राशि दोगुनी करके अब कितनी कर दी गई है? हाउ मच हैज नाउ बीन डबल्ड बाय द हिंदुस्तान अकेडमी द प्रयागराज टू द गोस्वामी। बहुत खराब वो लिखा है। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जो हिंदुस्तानी अकेडमी है, ठीक है, प्रयागराज द्वारा गोस्वामी तुलसीदास सम्मान में जो सम्मान है, जो प्रेस्टीज है, जो उसमें दी जाने वाला अवार्ड है, राशि है, वो कितनी कर दी गई है? ये अब कितनी कर दी गई है? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 5 लाख कर दी गई है। सी सही उत्तर है आपका। 37 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 37 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। घराना दिया गया है और कलाकार दिए गए हैं। किराना घराना भीमसेन जोशी, बनारस घराना किशन महाराज, और आखिरी आपको दिया गया है लखनऊ घराना बिरजू महाराज, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। घराना दिया गया है, आर्टिस्ट दिया गया है, तो किराना घराना भीमसेन जोशी एकदम सही है। बनारस घराना किशन महाराज, लखनऊ घराना बिरजू महाराज, तीनों जो है वो आपके सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 38 प्रश्न। भारत के 2 प्रमुख हॉटस्पॉट इनमें से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 मेजर हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? मतलब जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, ठीक है। पहला है आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, फिर सतपुरा माउंटेन, फिर पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, और आखिरी है आपका ईस्टर्न हिमालय। तो मैं आपको बता दूं यहाँ का जो सही उत्तर है वो क्या है? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय। डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। 39 प्रश्न को हम देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और यहाँ पे पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां। ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न कई बार पेपर में पूछे गए हैं, लगभग हर बार पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। और पूछ लिया जाता है लोकेशंस के बारे में। यहाँ पे हमने पूछा है आपसे कि रेयर स्पीशीज जो वहां पे फाउंड होती हैं। तो सबसे पहले आपका दिया गया है धृगंद्रा अभ्यारण्य, फिर उसके बाद गिर नेशनल पार्क, फिर उसके बाद भीतरकनिका अभ्यारण्य सेंचुरी, भीतरकनिका सेंचुरी, और आखिरी आपको दिया गया काजीरंगा सेंचुरी। तो मैं आपको बता दूं, गिर नेशनल पार्क की जब भी हम बात करते हैं तो ये गुजरात में है और यहाँ पे एशियन लॉयंस पाए जाते हैं। तो बी का सेकंड 2 जगह दिया गया है। फिर भीतरकनिका सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सॉल्ट क्रोकोडाइल पाया जाता है ना, तो ये आपका सी का 3rd जो कि उड़ीसा के तट पर है। फिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, आपका 1 हॉर्न इंडियन राइनोसोरस के लिए, ठीक है, 1 सींग वाले गैंडे के लिए, जो कि कहां पे है? असम में है। तो डी का फर्स्ट हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, धृगंद्रा अभ्यारण्य जो है गुजरात में है। यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है? गुजरात में है, एशियाटिक लॉयन। भीतरकनिका अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, यहाँ पे मगरमच्छ पाए जाते हैं। और काजीरंगा असम में, यहाँ पे 1 सींग वाला गैंडा। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न सुनते ही बच्चे बड़े खुश हो जाते होंगे, चलो 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच टाइप ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन हैड द हाईएस्ट नंबर इन द कंट्री? पहला आपको दिया गया है वाक विकलांग, जिसको कि स्पीच डिसेबिलिटी है। दूसरा श्रवण, जिसको कि सुनने में दिक्कत है। फिर दृष्टि, विजुअल डिसेबिलिटीज, और फिर आखिरी है आपका मूवेबल चल विकलांग, ठीक है, मतलब आप समझिए। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है? दृष्टि विकलांग, मतलब ब्लाइंड लोग ज्यादा है, ठीक है। तो सी आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास, धन्यवाद। और आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें हम फिर 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उन 40 प्रश्नों के साथ हम कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। अब मेरा पूरा दिमाग इस चीज पे चल रहा है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूं, साथ ही साथ मैप के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी कराते हुए चलूं। जैसे आज हमने अफ्रीका का मैप देखा है, तो अफ्रीका के मैप में हमने लोकेशंस देख ली है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी मैप को देखते हुए चलेंगे, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ताकि ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, रिवीजन भी होता रहे आपका। तो धन्यवाद, आज के सेशन को यहीं पे हम खत्म करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।